हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.72 पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। 3 स्मॉल बॉल्स ऑफ द सेम मास, व्हाइट, ग्रीन एंड ब्लू, ये तीनों के कलर्स हैं, आर फिक्स्ड बाय वेटलेस रॉड्स एट द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड L. The system of balls is placed on a smooth horizontal surface and set in rotation about the center of mass with period t. At a certain instant, the blue ball tears away from the frame. Determine the distance L between the blue वो बॉल है जो सिस्टम से अलग हो गई है, and the green ball after the time t. यानी आपको ब्लू बॉल और ग्रीन बॉल के बीच की डिस्टेंस बतानी है एक टाइम टी के कंप्लीट होने के बाद, जबकि हम जानते हैं कि ये टी इस सिस्टम के रोटेशन के लिए पीरियड को डिफाइन कर रहा है। सो कैसे करेंगे और क्या पिक्चर बनाया जाना चाहिए, एक बार उस बात पे आए। पहले आप कुछ इस तरह से मैं प्रेजेंट कर रहा हूं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को, जिसे 3 रॉड्स की मदद से बनाया गया है जो कि मास लेस हैं। रॉड्स को मासलेस बताया गया है और जिस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर इस फ्रेम को रखा गया है वो स्मूथ बताया गया है। किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन फोर्स इस सरफेस और इस सिस्टम के बीच में नहीं। एक बात पर ध्यान दें, ये कंप्लीट प्रॉब्लम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे सॉल्व किया जा रहा है। अपने माइंड को मेकअप रखें, ये वर्टिकल केस नहीं है। ट्रायंगल को ग्राउंड में कुछ इस तरह से प्लेस किया गया है कि तीनों बॉल्स सरफेस पर टच है। सो तीनों बॉल्स को मैं इन कॉर्नर्स पे शो कर रहा हूं, आप ध्यान दें। इनमें से एक बॉल ब्लू, एक बॉल ग्रीन और तीसरी बॉल को व्हाइट बताया गया है। सो प्रॉब्लम में ब्लू बॉल को कुछ देर बाद इस सिस्टम से हटना है, तो मैं इस बॉल को ब्लू मान ले रहा हूं, आप ध्यान दें। इस बॉल और इस बॉल में से किसी को भी ग्रीन माना जा सकता है। सो ग्रीन इसे कंसीडर किया जा रहा है और इसे हम व्हाइट कंसीडर कर रहे हैं। हालांकि ये बात आप ध्यान रखें कि इन दोनों में से कोई भी बॉल ग्रीन हो सकती है। सो आप ये समझ सकते हैं इसी स्टेप में कि ये एक मल्टी चॉइस प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि जब हम ग्रीन बॉल की पोजीशन को चेंज करेंगे तो ब्लू और ग्रीन बॉल के बीच में उस डिस्टेंस का वैल्यू जिसे कैलकुलेट किया जाना है इस केस के लिए अलग आएगी और ग्रीन को यहां रखने पर अलग आएगी। सो 2 चॉइसेस पॉसिबल हैं इस प्रॉब्लम की, 2 आंसर्स आ सकते हैं। कैसे करना होगा उस पे आए। ये वेटलेस रॉड का बना हुआ फ्रेम है और ये तीनों बॉल्स का मास सेम बताया गया है। सो इस प्रॉब्लम के लिए मैं तीनों बॉल्स के मास को m कंसीडर कर रहा हूं, रॉड्स की लेंथ को l बताया गया है। ये गिवन कंडीशंस है। अब ध्यान दें, इस सिस्टम के पीरियड ऑफ रोटेशन को t बताया गया है। इसका अर्थ आप ये लगाएं कि इस सेंटर पॉइंट के अबाउट, जो कि इन तीनों मासेस का सेंटर ऑफ मास है, ये सिस्टम एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मान लीजिए घूम रहा है और चूंकि टाइम पीरियड t बताया गया है तो ओमेगा को t से कुछ इस फॉर्मूले के द्वारा कनेक्ट किया जा सकता है। सो इसे हम नोट कर ले रहे हैं क्योंकि ओमेगा को चेंज करने के लिए हमें इस रिलेशन का रिक्वायरमेंट होगा। आप इस बात पर ध्यान दें कि इस प्रॉब्लम में केवल पीरियड ऑफ मोशन यानी टी का जिक्र किया गया है। जो जो क्वांटिटीज गिवन है वो टी और एल हैं और चूंकि हमें केवल डिस्टेंस निकालनी है तो आप समझ सकते हैं कि हमें अपना फाइनल आंसर केवल स्मॉल एल, जो कि इन दोनों बॉल्स के बीच के डिस्टेंस है, के टर्म में देना होगा। डायमेंशनली आप ये बात समझ सकते हैं। अब ध्यान दें, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये सिस्टम घूम रहा है, तीनों बॉल्स के मास सेम है, ये पूरा फ्रेम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो क्लियरली एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखे हुए इस सिस्टम पर किसी प्रकार का नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में परफॉर्म नहीं कर रहा है। यहां पर एक बात पे और ध्यान दें कि वर्टिकल डायरेक्शन में भी इन तीनों बॉल्स के जो इंडिविजुअल वेट हैं, mg जिसे कह सकते हैं, वो इस सरफेस के द्वारा मिलने वाले नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस्ड है। सो वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 है, लेकिन इस प्रॉब्लम को चूंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की ही बात कर रहे हैं।
सो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे फ्रेम पर बॉल और इन 3 रॉड से बने हुए सिस्टम को मैं सिस्टम मानूंगा। आप ध्यान दें। सो इस कंप्लीट सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी प्रकार का फोर्स परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि ये सिस्टम किसी इंस्टेंट पर मोशन स्टार्ट करता है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स इस सिस्टम के लिए 0 है तो सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ सकता। ये बिल्कुल क्लियर है कि इस पूरे प्रॉब्लम में इन तीनों बॉल्स का सेंटर ऑफ मास, जो कि कुछ इस पॉइंट के रूप में दिखाया गया है, किसी भी टाइम इंस्टेंट के लिए यहीं पर रहना चाहिए। यानी टाइम के साथ साथ जैसे जैसे इस मोशन में चेंजेस आएंगे, जब ये ब्लू बॉल इस सिस्टम से डिटैच हो जाएगी, तो उसके बाद भी मैं ये कहना चाहता हूं कि सिस्टम का नेट सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट पर बने रहना चाहिए, क्योंकि सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी प्रकार का फोर्स परफॉर्म नहीं कर रहा है और इनिशियली हम सेंटर ऑफ मास को इस पॉइंट पर रेस्ट में देख रहे हैं। ये बात हम जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल, यहां पर मैं सेंटर ऑफ मास को एक 3m मास के पार्टिकल के रूप में एक्सप्लेन कर रहा हूं, सो हम जानते हैं कि अगर फोर्स नहीं परफॉर्म कर रहा है और इनिशियली कोई पार्टिकल रेस्ट में है, तो एक्सेलरेशन की एब्सेंस में उसकी पोजीशन वही रहनी चाहिए। सो क्वेश्चन को करते समय हमें यह बात ध्यान देनी है कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फिक्स पोजीशन पर बने रहना चाहिए। सो इस बॉल के डिटैच होने के बाद भी मैं सेंटर ऑफ मास को इसी पोजीशन पे बनाए रखना चाहूंगा। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले टिप पॉइंट के रूप में आप समझ सकते हैं। सो मैं लिख दे रहा हूं, सेंटर ऑफ मास विल बी फिक्स्ड एट एनी t बराबर t, यानी किसी भी टाइम पर सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन पर फिक्स रहेगा। इस बात को आप समझ लें। अब ध्यान दें कि इस मोशन को परफॉर्म करते हुए जब किसी इंस्टेंट पर यह ब्लू बॉल इस सिस्टम से डिटैच हो जाएगी, जैसा कि इस प्रॉब्लम में लिखा गया है कि एट ए सर्टेन इंस्टेंट द ब्लू बॉल टीयर्स अवे फ्रॉम द फ्रेम, यानी इस फ्रेम से ब्लू बॉल हट जाएगी कुछ टाइम t बराबर t पर। सो आप समझ सकते हैं कि जिस इंस्टेंट पर यह ब्लू बॉल इस फ्रेम से हटेगी, उस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी को ओमेगा के टर्म में पता लगाया जा सकता है। सो सबसे पहले हम उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहेंगे उस इंस्टेंट के लिए जब वो इस सिस्टम से डिटैच होगी। सो आइए इसे कैलकुलेट करके देखें। जो कंडीशंस गिवन है आप पहले उन्हें समझें। इस लेंथ को L दिया गया है और चूंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप समझ सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली ये लाइन इस L लेंथ के सेंटर पे आएगी। सो मैं इस लेंथ को L/2 कंसिडर कर सकता हूं और क्लियरली इसे L/2 और इसे L मानने की कंडीशन में इसे L√3/2 होना चाहिए। सो इस ब्लू बॉल से T पॉइंट तक की डिस्टेंस, इस ब्लू बॉल की पोजीशन को मैं B मान लेता हूं। सो BT लेंथ को L√3/2 होना चाहिए। ये एक सिंपल स्टेप है जिसे आप पता लगा सकते हैं। इसे L और इसे L/2 मानते हुए या तो आप पाइथागोरस अप्लाई करें या आप tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस अप्लाई करके इसे पता लगा सकते हैं। यह वर्क मैं आप पर छोड़ रहा हूं। सो BT का वैल्यू L√3/2 होगा और B से लेकर इस सेंटर ऑफ मास C तक के डिस्टेंस को हम इस टोटल लेंथ का 2/3 कह पाएंगे। आप ये जानते हैं कि सेंट्रॉइड का डिस्टेंस किसी भी वर्टिसेस से 2/3 होता है इस मीडियन की लेंथ का। सो इसका 2/3 मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। आप ध्यान दें, ये होगा L/√3, यानी B से C तक की डिस्टेंस L/√3 होनी चाहिए। सो क्लियरली इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन मानते हुए जब इस ब्लू बॉल की वेलोसिटी को कैलकुलेट किया जाएगा तो उस वेलोसिटी का वैल्यू होगा v इक्वल टू L/√3 इंटू ओमेगा। आप ये समझ सकते हैं कि ये पॉइंट अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड है। सो इसकी वेलोसिटी को इस जॉइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में 0 माना जा सकता है और इसकी वेलोसिटी को 0 मानने पर अगर हम इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी के हेल्प से ओमेगा और v को कनेक्ट करें तो हम लिख पाएंगे ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी इस रॉड के v माइनस 0 अपॉन L/√3 इक्वल टू ओमेगा, जैसे मैंने डायरेक्ट कुछ इस तरह से लिख दिया है।
सो ये क्लियर है कि डिटैचमेंट के समय ब्लू बॉल इस वेलोसिटी से डिटैच होगी, हटेगी इस सिस्टम से। अब ध्यान दें, चूंकि हमने अभी डिस्कस किया कि इस पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई नेट फोर्स परफॉर्म नहीं कर रहा है। इन तीनों को एक सिस्टम मानते हुए इस सिस्टम पर केवल फ्रिक्शन ही फोर्सेस डेवलप कर सकता था, लेकिन क्वेश्चन में सरफेस को स्मूथ बताया गया है। सो हॉरिजॉन्टल फोर्स की एब्सेंस में हम ये कह सकते हैं कि इस सिस्टम के नेट मोमेंटम को कंजर्व रहना चाहिए। अब नेट मोमेंटम को कंजर्व करने से पहले आइए कैलकुलेट करें कि इस सिस्टम का नेट मोमेंटम कितना था इस डिटैचमेंट से पहले। सो ध्यान दें कि इस लेंथ के L/√3 होने पर इस लेंथ और इस लेंथ को भी L/√3 होना चाहिए। सो इन लेंथ की वैल्यू L/√3 होने की कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि इसी कैलकुलेशन को मैं इसकी वेलोसिटी v जो कि मैग्नीट्यूड में इतनी ही होगी और इसकी वेलोसिटी v को कैलकुलेट कर पाऊंगा। आप ये समझ सकते हैं कि तीनों पार्टिकल सेम वेलोसिटी से ही ट्रेवल करेंगे डिटैचमेंट से पहले। यहां पर ध्यान दें, मैं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के लिए कह रहा हूं। वेलोसिटी तो तीनों पार्टिकल की डिफरेंट होगी क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि ओमेगा को यूज करके और इस लेंथ को L/√3 मानते हुए इन तीनों पार्टिकल की वेलोसिटीज को इसी कंसेप्ट से निकाला जाएगा। सो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तीनों पार्टिकल्स के लिए सेम होगा, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफरेंट होगा। अब ध्यान दें, जिस प्रकार की सिमेट्रिक डायरेक्शन ये तीनों वेलोसिटीज मेंटेन कर रही हैं, उनके बेस पर अगर मैं एक पॉइंट पर इन तीनों को शो करूं तो कैसा पिक्चर बनेगा आप ध्यान दें। ये एंगल 30 डिग्री होगा और ये 90, सो इसे 60 माना जा सकता है नेगेटिव डायरेक्शन से। सो एक पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से 60 डिग्री एंगल पर कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सो इसके मोमेंटम को mv मैग्नीट्यूड और इस एरो के साथ डायरेक्शन शो करते हुए दिखाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार इस वेलोसिटी को जब हम प्रेजेंट करेंगे तो आप जानते हैं ये 30 डिग्री होगा, सो इसे 60 डिग्री होना चाहिए। सो इसी नेगेटिव डायरेक्शन से 60 डिग्री इस डायरेक्शन में मैं इस वेलोसिटी को प्रेजेंट कर पाऊंगा। आप ध्यान दें, ये एंगल भी 60 होगा और मोमेंटम पार्टिकल का mv लिखा जाएगा। और इस तीसरे पार्टिकल जो कि हॉरिजॉन्टल है, इसे मैं अगर इस पॉइंट पर शो करूं तो इसे कुछ ऐसे बनाया जाएगा, इसका मोमेंटम भी mv है। अब आप देख पा रहे हैं कि तीनों वेक्टर मोमेंटम एक दूसरे के साथ 120 डिग्री एंगल बनाते हुए सिमेट्रिकली कुछ इस तरह से ओरिएंटेड है। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम का नेट मोमेंटम इनिशियली 0 था, यानी नेट इनिशियल मोमेंटम सिमेट्री के चलते 0 था। अब ध्यान दें, चूंकि इस सिस्टम का नेट लिनियर मोमेंटम 0 है और किसी भी प्रकार का कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। सो दूसरे टिप पॉइंट के रूप में मैं यहां नोट कर रहा हूं, आप ध्यान दें कि लिनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। लिनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी कंजर्व्ड, यानी किसी भी इंस्टेंट पर जब हम सिस्टम का लिनियर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो उस लिनियर मोमेंटम की नेट वैल्यू सिमिलर आनी चाहिए। अब ध्यान दें, डिटैचमेंट से जस्ट पहले इस सिस्टम के लिनियर मोमेंटम को हमने 0 देखा है। हम ये जानते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर डिटैचमेंट से जस्ट एक मोमेंट पहले तक इस सिस्टम का नेट लिनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 था, और चूंकि कोई फोर्स परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इसे 0 ही रहना चाहिए किसी भी इंस्टेंट पर। सो जैसा कि प्रॉब्लम में दिया है, हमें एक टाइम पीरियड के बराबर टाइम t के बाद ग्रीन और ब्लू बॉल के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं t टाइम के बाद इस ब्लू बॉल के नेट मोमेंटम को जानना चाहूंगा। आप ध्यान दें कि डिटैचमेंट के समय ये ब्लू बॉल v वेलोसिटी से डिटैच हुई थी, तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि इस ब्लू बॉल की वेलोसिटी अब इसी डायरेक्शन में v ही रहेगी। आप ये क्लियरली जानते हैं कि जब ये ब्लू बॉल इस सिस्टम से डिटैच हो जाएगी तो उसके बाद इस स्मूथ सरफेस के ऊपर इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कंसिस्टेंट हो जाएंगे। यानी t टाइम के बाद या किसी भी टाइम के बाद
हम इसके मोमेंटम को किसी भी इंस्टेंट के लिए mv से प्रेजेंट कर पाएंगे और इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। अब ध्यान दें, इस ब्लू बॉल का लीनियर मोमेंटम mv से दिखाया जा रहा है और हम जानते हैं कि इसके डिटैचमेंट के बाद ये दोनों भी मूव करेंगे, लेकिन यह बात क्लियर है कि लीनियर मोमेंटम को जीरो बनाए रखने के लिए इस सिस्टम के लिए इन दोनों बॉल्स को इस तरह से मूव करना होगा कि इनके सेंटर ऑफ मास का, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूं, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास का नेट मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में mv बना रहे। आप ये समझ सकते हैं कि इनिशियल नेट मोमेंटम के जीरो होने के कारण अब किसी भी इंस्टेंट पर इस सिस्टम का मोमेंटम हमें जीरो चाहिए। सो इस बॉल का मोमेंटम अगर mv है किसी टाइम पर, तो इन दोनों बॉल से बने सिस्टम का मोमेंटम भी अपोजिट डायरेक्शन में mv होना चाहिए। और चूंकि हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास को उसकी पोजीशन से नहीं हटाया जा सकता है, सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन पर कंसिस्टेंट रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास की इस पोजीशन को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि जिस लाइन पर इन दोनों बॉल्स का सेंटर ऑफ मास इनिशियल इंस्टेंट पर या जस्ट डिटैचमेंट से पहले हमने देखा है पर बना रहे। तो ध्यान दें कि मैं इन दोनों बॉल्स को मूव करा के किसी आर्बिट्रेरी पोजीशन के लिए ट्रेस कर रहा हूं। आप इस बात को समझें, मैं एक रैंडम पिक्चर बना रहा हूं जो कि अप टू स्केल हो, यह कोई जरूरी नहीं है, बट एक आइडिया के लिए मैं इस व्हाइट और ग्रीन बॉल को प्रेजेंट कर रहा हूं। आप ध्यान दें, मैं जिस चीज को शो करना चाहता हूं आप उस पर फोकस करें। यहां पर ध्यान दें, मैंने इस पोजीशन को व्हाइट बॉल की पोजीशन और इस बॉल को ग्रीन बॉल की पोजीशन मान लिया है किसी टाइम के लिए। अभी आप ध्यान दें, मैं एक टाइम पीरियड बाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक टाइम पीरियड कंप्लीट होने और इस डिटैचमेंट के बीच में किसी टाइम पर डिस्कस कर रहा हूं। तो एक मिडिल टाइम पर क्या सिचुएशन थी हम उस पर बात कर रहे हैं। तो मैं मान ले रहा हूं कि इस बॉल के जाने के बाद भी इस फ्रेम ने कुछ बहुत घूमना जारी रखा और किसी आर्बिट्रेरी टाइम पर इसका ओरिएंटेशन कुछ ऐसा पाया गया। सबसे पहले ध्यान दें, मुझे सेंटर ऑफ मास को इसी पोजीशन पर बनाए रखना है। सो सेंटर ऑफ मास को इस पोजीशन पर बनाए रखने के लिए मुझे इन दोनों बॉल्स के सेंटर ऑफ मास को इसी लाइन पर रखना होगा। सो इस पॉइंट के रूप में मैं इन दोनों बॉल्स के सेंटर ऑफ मास को इसी लाइन पर प्रेजेंट कर रहा हूं। आप इस बात पर ध्यान दें कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को यहीं पर बनाए रखने के लिए इन दोनों मासेस की रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास यानी 2m को इसी लाइन पर बने रहना होगा। केवल यही तरीका है सेंटर ऑफ मास को इसी पोजीशन पर मेंटेन रखने का। आप ये जानते हैं कि इस बॉल ने डिटैचमेंट के बाद इस तरह से अपनी पोजीशन को इस पॉइंट के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में घुमाना बंद कर दिया है। अब ये पार्टिकल सीधा सीधा चल रहा है, तो इन दोनों के सेंटर ऑफ मास को भी इस लाइन पर सीधा सीधा चलना होगा। केवल यही कंडीशन है जिसके बेस पर हम सेंटर ऑफ मास को इसी पोजीशन पर बनाए रख पाएंगे। दूसरी बात पर ध्यान दें कि लीनियर मोमेंटम की नेट वैल्यू को भी जीरो बना के रखना है। लीनियर मोमेंटम की नेट वैल्यू को जीरो बना के रखना है, तो इसके लिए मैं क्लियरली कह सकता हूं कि इस सेंटर ऑफ मास जो कि इन दोनों बॉल का सेंटर ऑफ मास है कि वेलोसिटी को मुझे v/2 बनाना होगा, ताकि जब मैं मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करूं तो मोमेंटम का वैल्यू mv आ जाए। ये बात आप बार बार सुने कि ब्लू बॉल अपने साथ mv मोमेंटम लेके एक्स एक्सिस के अलोंग गई है इस प्रोसेस में, तो इतना ही मोमेंटम लेकर के अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा इन दोनों बॉल्स के सेंटर ऑफ मास को, ताकि नेट मोमेंटम इस सिस्टम के लिए जीरो दिखाया जा सके। और ऐसा करने के लिए मैंने इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को v/2 माना है। अब आप देख पा रहे हैं कि लीनियर मोमेंटम को जीरो मेंटेन रखा जा रहा है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को किसी भी टाइम पर इसी पॉइंट C पर दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तीसरे पॉइंट की तरफ आए, हमें यह भी समझना होगा कि जब ये बॉल डिटैच हो जाएगी तो उसके बाद इस सिस्टम के ओमेगा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वैसे तो आप समझ सकते हैं कि नेट टॉर्क एब्सेंस है, किसी प्रकार का कोई टॉर्क ओमेगा की डायरेक्शन में जो कि बोर्ड के इनसाइड है या ओमेगा की अपोजिट डायरेक्शन में परफॉर्म नहीं कर रहा है। सो जब किसी प्रकार का कोई टॉर्क परफॉर्म नहीं कर रहा है तो ओमेगा को भी मेंटेन ही रहना चाहिए, यानी इस बॉल के डिटैचमेंट से इस सिस्टम के ओमेगा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप लोगों की जानकारी के लिए एक बार मैं टेस्टिंग कर देता हूं ताकि आप लोगों का माइंड और कंफर्म हो जाए। मान लीजिए इसके डिटैचमेंट के बाद सिस्टम
किसी नई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश से घूमता हुआ पाया गया किसी आर्बिट्रेरी टाइम पर। सो अगर किसी आर्बिट्रेरी टाइम पर ये ओमेगा डैश वेलोसिटी से घूमता हुआ पाया जाएगा तो इन दोनों पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इन दोनों बॉल्स जो कि व्हाइट और ग्रीन है की वेलोसिटी को कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा। आप ये जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में हर पार्टिकल उसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन ही करता दिखता है। सो ओमेगा डैश एंगुलर वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली इस व्हाइट बॉल की वेलोसिटी को मैं लिखूंगा L/2 ओमेगा डैश, और इतनी ही वेलोसिटी मैं ग्रीन बॉल को भी दूंगा L/2 ओमेगा डैश। और अब हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल अप्लाई करके ओमेगा डैश को पता लगाने की कोशिश करेंगे। वैसे हम जानते हैं कि ये ओमेगा ही है, बट एक बार वेरीफाई करना चाहेंगे। सो ध्यान दें, इस सी पॉइंट के अबाउट इस सिस्टम के पास एक एंगुलर मोमेंटम था। आप देख पा रहे हैं कि तीनों बॉल्स ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस सिस्टम का पार्ट बन के घूम रही है। सो इस एक्सिस के अबाउट जो सी से पास हो रहा है, इस सिस्टम के पास एक नेट एंगुलर मोमेंटम है और किसी प्रकार का कोई टॉर्क इस सिस्टम पर परफॉर्म नहीं कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट। सो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रहना चाहिए। सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का कंसेप्ट अगर मैं एक फॉर्मूले के रूप में आपके सामने लिखूं तो मेरा स्टेटमेंट क्या होगा, सुनिएगा। जस्ट डिटैचमेंट से पहले मैं इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूं। आप ध्यान दें, चूंकि डिटैचमेंट से पहले यही इन तीनों बॉल का सेंटर ऑफ मास था, तो मैं mvcm/r प्लस ICM ओमेगा कंसेप्ट को यूज करके इस सिस्टम के लिए एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ही प्रेजेंट करूंगा क्योंकि आप समझते हैं कि इस एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन को समझते हुए एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड ही होगा। और दूसरी सिचुएशन में भी जो डायरेक्शन मैंने ओमेगा डैश को दी है उसके अकॉर्डिंगली ये इनसाइड ही होगा। हालांकि हम ओमेगा डैश को अननोन मान के सॉल्व कर रहे हैं, बट मैंने इसकी डायरेक्शन को भी वैसा ही ओरिएंट कर लिया है, तो मैं इसकी डायरेक्शन को भी इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड ही देख पा रहा हूं। सो अब इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूं जस्ट डिटैचमेंट से पहले, तो वो क्या होगा, सुनिए। वो होगा mvcm/r जो कि 0 होगा। आप देख पा रहे हैं यही पॉइंट सेंटर ऑफ मास है तीनों बॉल के लिए। सो vcm 0, और चूंकि यही पोजीशन भी है तो r भी 0 ही है। सो mvcm/r का टर्म 0 पुट होगा। अब दूसरे टर्म के रूप में ICM ओमेगा को लिखा जाएगा, जिसका अर्थ है सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू सिस्टम का ओमेगा। सो उसे मैं लिखूंगा mL/√3, ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट की थी, का होल स्क्वायर, और ऐसे 3 पार्टिकल हैं इनटू ओमेगा। सो इतना एंगुलर मोमेंटम इस सिस्टम के पास है डिटैचमेंट से पहले, और इसका डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड है। और जब ये डिटैचमेंट हो गया उसके बाद कुछ इंस्टेंट बाद जब ये सिस्टम ओमेगा डैश से घूमता नजर आया, यहां पर आप ध्यान दें कि ये सिस्टम इस बॉल को डिटैच करने के बाद अब 2 बॉल और 3 रॉड का सिस्टम रह गया है। तो मैंने एक आर्बिट्रेरी पिक्चर में केवल व्हाइट और ग्रीन बॉल शो की है। आप तीसरे कॉर्नर को किसी भी पोजीशन पर अपने आप फ्रेमिंग कर सकते हैं। मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि सभी रॉड्स जो हैं वो मासलेस है। अब ध्यान दें, तो इतना एंगुलर मोमेंटम इस सिस्टम का है डिटैचमेंट से पहले, और डिटैचमेंट के बाद के एंगुलर मोमेंटम को हम क्या लिखेंगे उस पर नजर बनाए रखें। हम एंगुलर मोमेंटम को इस एक्सिस के अबाउट कंजर्व कर रहे हैं, तो इस एक्सिस के अबाउट डिटैचमेंट के बाद किसी भी इंस्टेंट पर इस बॉल के पास जितना एंगुलर मोमेंटम है किसी मिडिल टाइम पर, वो कितना है पहले उसे आप देखें। इस बॉल के पास जो एंगुलर मोमेंटम है उसे एक पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम के कंसेप्ट से मैं लिखूंगा मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस वेलोसिटी की डायरेक्शन और इस पॉइंट से इस पे डाले गए परपेंडिकुलर के हेल्प से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैलकुलेट किया है। यहां पर आप ध्यान दें कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल चलता है उस डायरेक्शन में आप एक्सिस वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करते हैं। सो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रोल L/√3 प्ले करेगा। इतना एंगुलर मोमेंटम इस पार्टिकल ने आज भी मेंटेन किया है इस फैमिली के लिए। यहां पर स्टूडेंट्स ध्यान दें, कई बार बच्चा जल्दबाजी में एक लीनियरली मूव करने वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखना भूल जाता है। वो ये सोचता है कि ये तो लीनियरली मूव कर रहा है,
तो मैं बता देना चाहूंगा कि एक लिनियरली स्ट्रेट लाइन पे चलता हुआ पार्टिकल भी एंगुलर मोमेंटम शो कर सकता है। इसके लिए यह बात इंपॉर्टेंट होती है कि एक्सिस आपने कहां पर माना हुआ है। अगर एक्सिस उस पार्टिकल के मोशन की लाइन पर है तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम डेवलप नहीं होगा, लेकिन इस केस में हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि पार्टिकल का मोशन और एक्सिस दोनों अलग अलग लाइन पर है और दोनों के बीच में एक आर वेक्टर यानी डिस्टेंस वेक्टर डेवलप हो रहा है। तो हमें इतना एंगुलर मोमेंटम इस पार्टिकल के साथ एसोसिएट करना होगा और यह भी सिस्टम का ही पार्ट है। दूसरे पार्टिकल सिस्टम पर आए, व्हाइट और ग्रीन बॉल के सिस्टम के लिए जब मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा इसी एक्सिस के अबाउट, तो मैं MVCM R प्लस ICM ओमेगा कंसेप्ट से लिखूंगा। आप ध्यान दें, यह होगा M की जगह मैं लिखूंगा 2M, VCM जो कि हम देख पा रहे हैं इन दोनों बॉल्स के रिजल्टेंट के रूप में V/2 है। सो MVCM और R के रूप में हम लिखेंगे इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, और क्लियरली यह डिस्टेंस इस डिस्टेंस की आधी होनी चाहिए। सो इसे L/2√3 लिखा जाएगा। सो मैं इसे L/2√3 से प्रेजेंट कर रहा हूं, आप ध्यान दें। और ICM ओमेगा के रूप में लिखा जाएगा इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट ICM यानी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू इसका नया ओमेगा डैश। तो उसकी वैल्यू होगी, आप ध्यान देते रहे, वो होगी M इंटू L/2 होल स्क्वायर। यहां पर ध्यान दें, मैं इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL/2 स्क्वायर लिख रहा हूं और इसे मैं डबल करूंगा क्योंकि ऐसे दो पार्टिकल हैं, इनटू ओमेगा डैश। सो कुछ इस तरह का रिलेशन बनेगा अगर मैं इस C से पास होने वाले परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूं जस्ट डिटैचमेंट से पहले और डिटैचमेंट के बाद। सो कुछ ऐसा इक्वेशन मुझे मिला है और अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, आप ध्यान देते रहें। ये M का टर्म इक्वेशन में सब जगह कट सकता है और अब इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा L स्क्वायर ओमेगा, 3 और √3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, आप समझ सकते हैं। यह टर्म बनेगा VL/√3 और यह टर्म होगा, आप ध्यान देते रहें, यह होगा VL/2√3 और इस फाइनल टर्म को आप ध्यान से देखें, यह बनेगा L स्क्वायर ओमेगा डैश अपॉन 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो मैंने 2 से उसे कैंसिल कर दिया है। कुछ ऐसी इक्वेशन मुझे मिल रही है इन सभी टर्म्स के बीच में। और अब अगर मैं ओमेगा और V के बीच के रिलेशन को यूज करूं तो क्या आउटकम मिलेगा मुझे, उस पर आए। V और ओमेगा के बीच के इस रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं। सो अगर मैं इस रिलेशन को इस क्वेश्चन में यूज करूं तो क्या मुझे इक्वेशन मिलेगी, आप उस पर आए। ये होगी L स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू VL/√3 प्लस VL/2√3। तो आप समझ सकते हैं ये 1 टाइम्स दिस टर्म है और ये हाफ टाइम्स सेम टर्म, तो ये टोटल 3/2 टाइम्स VL/√3 बनेगा। और V की वैल्यू मैं लगा पाऊंगा L ओमेगा/√3। सो ये हो जाएगा V की जगह L ओमेगा/√3 और इसके अलावा एक L/√3 और है इस टर्म में, और ये फाइनल टर्म होगा L स्क्वायर ओमेगा डैश बाय 2। और थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई करूंगा, आप ध्यान देते रहें, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे और L स्क्वायर ओमेगा/2 को L स्क्वायर ओमेगा से माइनस करके ये बनेगा L स्क्वायर ओमेगा/2 इक्वल टू L स्क्वायर ओमेगा डैश बाय 2। और अब L स्क्वायर/2 को कैंसिल करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि ओमेगा डैश का वैल्यू वही होना चाहिए जो ओमेगा का है। सो ये क्लियर था, बट मैथमेटिकली कई बार स्टूडेंट ऐसी प्रॉब्लम माइंड में लाता है कि सर वो पार्टिकल डिटैच होने के बाद ये फ्रेम डगमगा सकता है, इसके मोशन में डिस्टरबेंस आ सकता है। तो ध्यान दें, टॉर्क की एब्सेंस में ऐसा नहीं होना था, लेकिन इस मैथमेटिकल वेरिफिकेशन के बाद आप और माइंड को स्ट्रांग बना सकते हैं कि हाँ, ओमेगा में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने चेंज करने की कोशिश की थी लेकिन हम देख पा रहे हैं कि चेंज नहीं आया, यानी ओमेगा की वैल्यू वही बनी रहेगी। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ब्लू बॉल के हट जाने के बाद जब एक टाइम पीरियड T बीत जाएगा तो उस समय ग्रीन बॉल और ब्लू बॉल एक दूसरे से कितनी दूर होंगे, आपको ये कैलकुलेट करना है। सो कैसे इसे कैलकुलेट किया जाएगा, आप ध्यान से समझें। ये सभी डिस्कशन हम समझ चुके हैं। हम समझ चुके हैं कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को बनाए रख के, लिनियर मोमेंटम को 0 मेंटेन रख के
और एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रख के हमने इस प्रॉब्लम के सभी एस्पेक्ट पता लगा लिए। और अब हमें इस क्वेश्चन का मेन पार्ट यानी कि ग्रीन और ब्लू बॉल के बीच की डिस्टेंस को पता करना है। तो ये सभी डिस्कशंस जो पहले हो चुके हैं मैं यहां से हटा रहा हूं। आप इन सभी डिस्कशंस को समझ चुके हैं, इन सभी इक्वेशंस को यूज किया जा चुका है और जो जो वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं उन्हें निकाला जा चुका है। अब ध्यान दें, ब्लू बॉल और ग्रीन बॉल के बीच की डिस्टेंस को उस इंस्टेंट पर निकाला जाना है जब एक टाइम पीरियड के बराबर टाइम बीत जाएगा। एक रिलेशन में यहां पर फिर से लिख दे रहा हूं जो कि v बराबर L/√3 ओमेगा है। हम जानते हैं कि इसका रिक्वायरमेंट आगे भी हो सकता है। तो अब ध्यान दें, एक टाइम पीरियड t बीत जाने के बाद ये ब्लू बॉल अपनी पोजीशन से लीनियरली वेलोसिटी इंटू टाइम के बराबर आगे बढ़ जाएगी। तो ये क्लियर है कि इस डिस्टेंस को जो ब्लू बॉल ट्रेवल करेगी टी टाइम में vt लिखा जा सकता है। सो ये ब्लू बॉल का नया पोजीशन होगा, आप ध्यान दें। और इतने ही टाइम t में ये दो बॉल का सिस्टम कितना आगे बढ़ जाएगा और किस ओरिएंटेशन में होगा, आइए उस पर बात करें। तो ध्यान दें, चूंकि इसकी एंगुलर वेलोसिटी अभी भी ओमेगा मेंटेन है, एक बात पर ध्यान दें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इन तीनों मासलेस रॉड से बने फ्रेम का सेंटर यहां पर रहेगा। यह बात आप ध्यान दें, इस सेंटर में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है जो इन तीनों रॉड के फ्रेम से बना है। मेरा इंटरेस्ट इन तीनों मासेस के सेंटर ऑफ मास में है। मैं इन तीनों मासेस के सेंटर ऑफ मास को सी पर बनाए रखने की बात कर रहा हूं। मैं तीनों रॉड्स की ज्योमेट्री से जो सी आ रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। यानी हम ये जानते हैं कि टाइम पास होने के साथ साथ ये फ्रेम पलटता रहेगा। ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अब इस मोड में नहीं घूम पाएगा जिसमें ये अभी तक घूम रहा है। आगे का मोशन ये कुछ इस तरह से तय करेगा कि इन दोनों बॉल का सेंटर पॉइंट यानी कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर बना रहे। आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों बॉल्स से बने रॉड सिस्टम को हम ऐसे रोटेट हुए देखेंगे और चूंकि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही है तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि एक टाइम पीरियड बीत जाने के बाद ये व्हाइट और ग्रीन बॉल से बना हुआ सिस्टम एक बार फिर से इसी लाइन के अलोंग ओरिएंट हो जाएगा। यानी ये व्हाइट और ग्रीन बॉल का सिस्टम अभी इस तरह से ओरिएंटेड है और चूंकि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वही है जो पहले थी, ओमेगा डैश को ओमेगा के बराबर प्रूफ किया जा चुका है। सो एक टाइम पीरियड के पास होने के बाद जो ओरिएंटेशन हमें इस ग्रीन और व्हाइट बॉल का दिखेगा, पहले आप उसे देख लें, वो कुछ इस तरह का होगा जिसमें व्हाइट बॉल और ग्रीन बॉल एक बार फिर से हमें एक लाइन पे ही दिखेंगी। इनके बीच का सेपरेशन L है और इनका सेंटर ऑफ मास इनके बीच में होगा। यह हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास v/2 वेलोसिटी से चलता दिख रहा होगा, इसका मास 2m है। और चूंकि एक टाइम पीरियड t बीता हुआ है तो एक टाइम पीरियड t के बीत जाने के कारण जो डिस्टेंस इस सेंटर ऑफ मास ने ट्रेवल कर ली होगी उसे लिखा जा सकता है। आप ध्यान देते रहें, चूंकि सेंटर ऑफ मास v/2 वेलोसिटी से चला था, उस इंस्टेंट के बाद जिस इंस्टेंट पे डिटैचमेंट हुआ था तो v/2 स्पीड से ये ट्रेवल की गई डिस्टेंस हम लिख पाएंगे v/2 इंटू टाइम पीरियड। यहां पर एक बात पर और ध्यान दें, इस प्रॉब्लम में मैंने इस पॉइंट को कुछ पार्ट के लिए t मान के डिस्कशन किया है, तो ये एक जल्दीबाजी में बनाया गया कदम था। चूंकि t टाइम पीरियड था तो उस टाइम पीरियड और t में आप कंफ्यूजन ना करें। कुछ देर के लिए बीच में मैंने bt लेंथ को यूज किया है, सो उसे आप टाइम पीरियड वाले t के साथ कंपेयर करके डिस्टर्ब ना हो। अब ध्यान दें, ये डिस्टेंस v/2t है, ये डिस्टेंस vt है। ये पिक्चर अप टू मार्क नहीं बन पाया है। आप देख पा रहे हैं कि v/2t को मैंने ज्यादा लेंथ का बना दिया है vt के कंपैरेटिवली, लेकिन आप केवल कंसेप्ट पर आए, हम डाटा के बेस पर अपना आउटकम लिख रहे हैं। तो v/2 वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास इन दोनों बॉल्स का v/2t ट्रेवल करेगा और ब्लू बॉल इस टाइम t में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसे हम vt लिखेंगे। थोड़ा सा ज्यादा क्लियर दिखे इसके लिए मैंने इस लेंथ को इसके कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा बना दिया है ताकि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आप महसूस ना करें। अब कुछ इस तरह का पिक्चर आप देखें,
हमें ब्लू बॉल और ग्रीन बॉल के बीच का डिस्टेंस बताना है एक टाइम पीरियड बीत जाने के बाद। एक बात पर और ध्यान दें, एक टाइम पीरियड पास होने के बाद मैंने ओरिएंटेशन को दोबारा इसी लाइन पे ले आया हूं। ये बात आप अब समझ चुके हैं कि एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंज ना आने के कारण एक टाइम पीरियड के बाद ये ओरिएंटेशन हमें मिल जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को किसी अदर टाइम के लिए पूछा गया होता, 1 टाइम पीरियड के 1/8 पार्ट के लिए या 3/4 पार्ट के लिए, तो आप समझेंगे फिर हमें एडिशनल कैलकुलेशंस करने पड़ जाते, क्योंकि ये दोनों बॉल उस टाइम पर इस लाइन पे ओरिएंट नहीं हो पाती, मिडिल किसी पोजीशन पर होती। तो उस कैलकुलेशन से हमें बचाने के लिए जब राइटर ने इस प्रॉब्लम को क्रिएट किया तो हमें एक टाइम पीरियड के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को कहा। तो क्वेश्चन को आपके लिए इजी कैलकुलेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ध्यान दें, ब्लू और ग्रीन बॉल के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करना सिंपल होगा क्योंकि सभी डिस्टेंसेस हमें मालूम है। सो कैसे ये किया जाएगा आप समझें। ये डिस्टेंस VT है इस लाइन से लेकर यहां तक, और इधर से इधर तक की डिस्टेंस V/2T है। सो ये टोटल ब्लू पॉइंट से लेकर इस मिडिल पॉइंट तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3/2 VT कही जा सकती है, जिसमें से L/2 को कम करके आप ग्रीन बॉल और ब्लू बॉल के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बता पाएंगे। यहां पर मैं एक ट्रायंगल क्रिएट कर दे रहा हूं ताकि आप बिल्कुल क्लियर रहें। इस पॉइंट से स्टार्ट करके हमें एक ट्रायंगल बना लेना चाहिए कुछ इस तरह से, और अब हमें इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के ब्लू और ग्रीन बॉल के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है एक टाइम पीरियड के बाद, डिटैचमेंट के बाद। तो कैसे होगा देखें, ये 3/2 VT माइनस L/2 हो जाएगा। ये कैसे हुआ आप जानते हैं, मैंने इस डिस्टेंस में से इस L/2 को कम कर दिया है, तो ग्रीन और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मुझे पता लग गया है, इसे मैं P कह दे रहा हूं। और ये वर्टिकल डिस्टेंस इस मीडियन के बराबर है, और हम जानते हैं इसका लेंथ √3/2 L से दिया जाना चाहिए। सो √3/2 L के रूप में ये लाइन हमें पता है, और ग्रीन बॉल से लेकर P पॉइंट तक की डिस्टेंस भी हमें पता है। तो पाइथागोरस लगा के अगर मैं ग्रीन और ब्लू बॉल के बीच का डिस्टेंस निकालूं, तो ग्रीन और ब्लू बॉल के बीच के डिस्टेंस को हम लिख पाएंगे √3/2 VT माइनस L/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 L होल स्क्वायर। और थोड़ा अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या बन सकता है आप ध्यान दें। यहां पर एक बात पर और ध्यान दें कि VT की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। सो पहले हम VT को चेंज कर लेते हैं। इस स्टेप पर आप ध्यान दें, V का वैल्यू L ω/√3 है। सो V का वैल्यू अगर मैं इस VT में अप्लाई करूं तो VT का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, आप पहले इसे देख लें सेपरेटली। ये बनेगा L ओमेगा, यहां पर ओमेगा होना चाहिए, ये होगा L ω/√3 इंटू T। और आप जानते हैं कि ओमेगा और T को 2π के रूप में लिखा जा सकता है। ओमेगा और T का प्रोडक्ट 2π होना चाहिए। सो मैं इसे लिख पाऊंगा 2πL/√3, यानी VT की वैल्यू को ओमेगा और T के मल्टीप्लीकेशन 2π को यूज करके कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा सकेगा, और इसमें 3/2 को मल्टीप्लाई भी करना है। सो इसी स्टेप में 3/2 को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं ताकि डायरेक्ट वैल्यू को अप्लाई किया जा सके। तो ये बन जाएगा 2πL/√3 इंटू 3/2, और सॉल्व करके ये आ जाएगा √3πL। सो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू √3πL अप्लाई करूंगा और माइनस L/2 लिख के होल स्क्वायर प्लस √3/2L होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से डिस्टेंस GB को दिया जा सकेगा। अब ध्यान दें, ग्रीन बॉल को इस पोजीशन पे और ब्लू को इस पोजीशन पे रख के GB डिस्टेंस को निकाला जा चुका है। इसे सॉल्व करके हमें आंसर भी मिल जाएगा, हम जानते हैं। एक बात पर और ध्यान दें कि इनिशियल इंस्टेंट पर ब्लू, ग्रीन और व्हाइट बॉल को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस पर दिखाया गया था, लेकिन यह नहीं बताया गया था कि कौन सी बॉल किस पोजीशन में है। तो अगर हम एक बार यह इमेजिन करें कि ग्रीन बॉल यहां हो और व्हाइट बॉल यहां, तो एक दूसरा आंसर भी आएगा, ग्रीन बॉल को इस पोजीशन और व्हाइट बॉल को इस पोजीशन में लेके। तो इस प्रॉब्लम के दूसरे पॉसिबल आउटकम पर भी डिस्कस करेंगे। इसे मैं G1 और इसे W1 लिख दे रहा हूं। सो ग्रीन को पहले और व्हाइट को बाद में मानते हुए ये आंसर आ चुका है। अब अगर व्हाइट की जगह पे ग्रीन बॉल और ग्रीन की जगह पे व्हाइट बॉल होती
तो कैलकुलेशन में कहां चेंजेस आते आप उसे समझें। ये डिस्टेंस इस सेंटर से इस पॉइंट P तक 3/2 VT ही होती, लेकिन जिस L/2 को हमने ग्रीन बॉल तक आने के लिए पहले माइनस किया था, अगर ग्रीन बॉल उस तरफ होती तो उस L/2 को प्लस करना पड़ता। यानी दूसरा आउटकम जो पॉसिबल है उसे लिखने के लिए हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उस केस में हमें P से इस ग्रीन तक की डिस्टेंस चाहिए होगी और क्लियरली ये डिस्टेंस प्लस L/2 होनी चाहिए। यानी अब ये डिस्टेंस इस तरह प्रेजेंट की जाएगी और ये डिस्टेंस ब्लू बॉल से P पॉइंट तक √3/2 L से प्रेजेंट की जाएगी। सो कुछ इस तरह से प्लस साइन चेंज करके इस नई कंडीशन को भी लिखा जा सकेगा। यानी हमारे दोनों आंसर जो पॉसिबल हैं उनमें से एक को माइनस साइन लेके और एक को प्लस साइन लेके लिखा जा सकेगा। सो इसी स्टेटमेंट को माइनस प्लस के रूप में मैं एक साथ लिख दे रहा हूं। अब इसे सॉल्व करके आउटकम क्या आएगा एक बार इस पे आते हैं। मैं ये सभी कैलकुलेशंस यहां से हटा रहा हूं, इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। आप ध्यान दें, जीबी की वैल्यू कैलकुलेट की जा चुकी है, बस हमें इसे थोड़ा सा और सॉल्व करना है। तो ये क्या बनेगा आप ध्यान दें, ये होगा √3/2 L होल स्क्वायर और इस टर्म के होल स्क्वायर को सॉल्व किया जाना है। और जैसे ऑप्शंस हम देख पा रहे हैं उसमें क्लियरली L को स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है। सो सभी टर्म से L को कॉमन लेके अगर मैं रूट से बाहर शिफ्ट कर दूं तो जीबी का वैल्यू मुझे मिलेगा L इंटू, अब मैं इसे लिख पाऊंगा √3π माइनस प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर होके 3 बन जाएगा अपॉन 4। यानी कुछ इस तरह से इस एक्सप्रेशन को लिखा जाएगा अगर हम L को कॉमन ले लें। और जो आंसर्स मुझे दिए हैं उसमें एक आंसर है L √3/4 प्लस π√3 प्लस हाफ होल स्क्वायर और दूसरा आउटकम है √3/4 प्लस π√3 माइनस 1/2 होल स्क्वायर। सो यही दोनों इस प्रॉब्लम के सही आंसर है। सो इस तरह से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को स्टैटिक रखना, इन तीनों फैक्ट को यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू।